हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज भारत के संविधान पर चर्चा में एपिसोड 9 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, इस संदर्भ में भारत के संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, इस पर मैं चर्चा आरंभ करूं। इससे पहले आप सबसे एक निवेदन है कि भारत के लोगों को संविधान बताने की मेरी इस मुहिम में आप छोटा सा सहयोग करके सहभागी बनिए। आप इस वीडियो को पहले ही शेयर कर दीजिए अधिकतम लोगों के पास, फिर इसके बाद वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें आप तक सूचना पहुंच जाए। हम एपिसोड 9 आज पढ़ने जा रहे हैं भारत के संविधान पर चर्चा के दौरान। भारत के संविधान में आज हम पढ़ेंगे संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। मैं अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 170 और 171 से दो चित्र का प्रयोग कर रहा हूं। ये दोनों ही चित्र इस पुस्तक में बने हैं। पुस्तक में इन चित्रों की व्याख्या भी मैंने की है, इसलिए ही मैं कह रहा हूं कि बहुत ही सरल रूप में हमारी पुस्तक उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट से भी आप ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ज़रा पुस्तक दिखा दीजिए, तो मैं दिखा दे रहा हूँ। यह है हमारी पहले की फ़ोटो लगी हुई है। ये हमारी पुस्तक है पीवीपी पब्लिकेशन की, पंकज विधि प्रवाह पब्लिकेशन की, और पीछे की तरफ इसके नंबर दिया हुआ है। ISBN नंबर के साथ है, बिल्कुल ठीक है। और बहुत सी किताबें हैं कानून पर। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग। तो एक बार 26 नवंबर को यानी कि संविधान दिवस को यह कार्यक्रम मेरे संस्थान में हो रहा था। मेरे एक अधिवक्ता मित्र आए थे और उन्होंने यह प्रश्न उठा दिया कि हम भारत के लोग 1949 में लिखा हुआ है, तो हम लोग तो थे ही नहीं। यानी इस संविधान की प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग हैं उसमें हम लोग हैं ही नहीं, तो हमें क्यों माने कि यह संविधान हमारी ओर से हमारा है। विद्यार्थियों के सामने उन्होंने एक प्रश्न उठाया था। तो जब मेरी बारी आई तब मैंने उत्तर दिया था कि हम भारत के लोग में हम सब शामिल हैं, आने वाली पीढ़ियां शामिल होंगी, क्योंकि हमें यह संविधान इस संविधान को संशोधित करके तरोताजा रखने का अधिकार देता है। तो इसका मतलब हुआ कि संविधान में जो संशोधन है वही संविधान की चाबी है कि उसके जरिए आप इसको खोलकर साफ सफाई करिए, कुछ अच्छी चीज रखिए। अगर कुछ लगे समय के साथ अब बदल देना चाहिए तो बदल दीजिए। इस तरह से भारत का संविधान एक जीवित विधि है, एक लिविंग लॉ है, यह कोई बंद बक्सा नहीं है। संविधान में संशोधन की शक्ति संसद के माध्यम से हम सभी द्वारा प्रयोग में लाई जाने के कारण, हम सभी को ऐसी शक्ति होने के कारण, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग 1949 में लिखा गया था उसमें हम आज के भी हम भारत के लोग आते हैं। ठीक है, यानी कि संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 368 पार्ट 20 में केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। मूलतः इसमें कोई खंड नहीं था, एक ही जगह पर लिखा हुआ था। अब इसमें कुल 5 खंड हो चुके हैं। सबसे पहले 24वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें खंड 1 और 3 जोड़ा गया, जो 2 है वही ओरिजिनल है। फिर उसे केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया कुछ प्रतिबंधों के साथ। तो 42वें संविधान संशोधन से खंड 4 और 5 जोड़ दिया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में असंवैधानिक घोषित किया हुआ है। यानी अनुच्छेद 368 के 5 खंडों में से केवल खंड 1, 2 और 3 यही लागू हैं, शेष 2 नीचे के खंड असंवैधानिक हैं। क्यों? क्योंकि वे संसद को
संविधान से बहुत अधिक शक्ति दे देते हैं, यानी संविधान में कुछ भी उलट पुलट कर देने की शक्ति देते हैं। तो अब जरा चलते हैं कि संविधान में संशोधन कैसे होता है। मैंने इसको दो वर्गों में बांटा है कि संविधान में संशोधन, संविधान के लिखित स्वरूप में संशोधन, यानी जो बेयर प्रोविजन में लिखा हुआ है उसमें किसी लिखित भाग में संशोधन, उसके प्रभाव और अर्थ में संशोधन। ये मैं अपनी किताब में लिखता हूं, ऐसा किसी और किताब में कोई और विद्वान का लिखा हुआ आप नहीं पाएंगे। मेरी मौलिक विशेषता है। क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि अभी मैंने बताया कि अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 है, लेकिन उसका महत्व तो नहीं, वो असंवैधानिक घोषित है। तो है तो, लेकिन उसको असंवैधानिक करके मिटा दिया गया है। दिखाई देगा लेकिन असंवैधानिक है, तो यह भी तो एक प्रकार का संशोधन है। तो इसी नाते मैं कहता हूं कि प्रभाव और अर्थ में संशोधन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा संविधान की व्याख्या के माध्यम से भी किया जाता है। जैसे कॉलेजियम की जो व्यवस्था है वह न्यायालय के निर्णय से है। संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था का जो प्रावधान था वो बहुत हल्का था। वो गलती थी संविधान निर्माताओं की, क्योंकि अगर सरकार को ही न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति दे दी जाएगी तो जो मुकदमे सरकार के खिलाफ होंगे, और यह जानिए कि सबसे ज्यादा मुकदमे केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। आप रोज सुनते होंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाकर जवाब दे रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जाकर जवाब दे रहे हैं, रोज सुनते होंगे। तो अगर केंद्र सरकार को यह शक्ति दे दी जाएगी कि वो जिसको चाहें उसको नियुक्त कर दें, तो फिर तो न्यायपालिका सरकार के अधीन हो जाएगी। फिर जब सरकार अत्याचार करेगी तो आप जाएंगे कहाँ? तो संविधान निर्माताओं से एक गलती हुई थी, ये खामी है हमारे संविधान में। उस खामी को दूर करने के लिए ही न्यायपालिका ने कॉलेजियम की व्यवस्था की, लेकिन उस कॉलेजियम के जरिए जो न्यायाधीश नियुक्त हो रहे हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेजियम पर सवाल वो लोग कर दे रहे हैं जिनको लगता है कि इसमें हर जाति का व्यक्ति नहीं है। तो उसके लिए मैंने पहले ही बता रखा है कि जब एचजेएस में भर्ती होगी, जब एचजेएस में अन्य जातियों की भर्ती होगी, सभी जातियों की भर्ती हो पाएगी, तभी वो लोग ऊपर जाएंगे और तब कॉलेजियम के जरिए वो भी अपॉइंट होंगे। यानी कॉलेजियम अपने आप में किसी जाति या वर्ग के लिए गलत नहीं है। सरकार उस पर गलत होने का आरोप इसलिए लगाती है ताकि सरकार को जजों की नियुक्ति का पावर मिल जाए। तो हे मेरे दोस्तों, इस अंतर को समझिए कि किसी चीज को आप क्यों बुरा कह रहे हैं और उसी चीज को कोई दूसरा क्यों बुरा कह रहा है। मात्र इतने से उसको अपना सहयोगी मत मान लीजिए कि हम भी उसको बुरा कह रहे हैं, वो भी बुरा कह रहा है। हमारे बुरा कहने का कारण अलग है, उद्देश्य अलग है, उसके बुरा कहने का कारण अलग और उद्देश्य अलग है। चलिए अगली बात चलते हैं, लिखित स्वरूप में संशोधन। संविधान में बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन के लिए 359 आर्टिकल 368 की प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य को 2 टुकड़े में 3 टुकड़े में बांट देना, 2 राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाना, किसी राज्य का नाम बदलना, इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है। भले ही संविधान में कुछ बातें लिखी जो हैं बदली जाती हैं। तो ये यहाँ लिखा हुआ है। अब आते हैं अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन। अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन, यहां पर इसके खंड 2 में, 368 के खंड 2 में 2 प्रकार की प्रक्रिया दी गई है, एक सामान्य और एक अपवाद के तौर पर परंतुक में। जो सामान्य प्रक्रिया है संशोधन की, यानी आम तौर पर जो अपनाई जाती है, वह होती है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। यानी संविधान के किसी प्रावधान में अगर संशोधन करना है तो संसद का विशेष बहुमत होना चाहिए। यह विशेष बहुमत क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग वह विधेयक जब जाएगा तो उसके 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। सरकार कितने से बनती है? आधे के अधिक से। लेकिन संविधान में अगर संशोधन करना होगा तो कुल सदस्यों के और जो उपस्थित हों, मतदान कर रहे हों, उनके 2/3 से कम का वोट नहीं मिलना चाहिए। और अगर उपस्थित और मतदान करने वाले संख्या में बहुत कम है तो भी वो 2/3 तो उनका होना ही चाहिए, लेकिन कुल सदस्यों के आधे से कम कदापि नहीं होना चाहिए। 2/3 के साथ साथ बहुमत भी।
तो सामान्यतया भारत के संविधान में कहीं भी संशोधन करना होगा, संशोधन लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। कोई भी एक सदन जब पास करेगा तो 2/3 बहुमत से पास करेगा तभी पास किया गया माना जाएगा। वहां से फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, वहां भी बहस होगी, बात होगी। अगर वो उसी रूप में 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे। करना होता है, संविधान संशोधन विधेयक को रोक नहीं सकते, वो पारित हो जाता है। एक बात और जानिए कि संविधान संशोधन का जो बिल आता है सदन में, वो सरकार के ही द्वारा लाया जाएगा, प्राइवेट मेंबर बिल वो नहीं आ सकता। अब बात है विशेष बहुमत एवं राज्य विधान मंडलों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। तो अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतुक में ये बात लिखी है कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं संविधान में जिनमें अकेले संसद अपने संपूर्ण बहुमत से भी संशोधन नहीं कर सकती, बल्कि उसमें संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों का अनुसमर्थन यानी अनुमोदन भी चाहिए। ये वे प्रावधान हैं जो भारत के संघात्मक ढांचे से जुड़े हुए हैं, फेडरल स्ट्रक्चर से, यानी जो केंद्र और राज्य के आपसी संबंधों से जुड़े हुए हैं या उनके मध्य के झगड़ों के निपटाने की जिन न्यायालयों की शक्ति है उन न्यायालयों से जुड़े हैं, या जो जीएसटीसी है यानी जीएसटी काउंसिल जो दोनों के लिए टैक्स इकट्ठा करती है, वितरित करती है, उससे जुड़े हैं। राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, इस नाते ये राज्यों के भी प्रमुख हो जाते हैं, केंद्र के तो हैं ही, तो ये भी दोनों से जुड़े हैं। तो ये जितने भी प्रावधान अनुच्छेद 368 के खंड 2 के परंतुक में लिख करके विशेष रूप से संशोधन की प्रक्रिया के लिए आरक्षित किए गए हैं, वे भारत के संघात्मक ढांचे से जुड़े हुए हैं। और इनमें से किसी में भी संशोधन तभी होगा जब संसद के विशेष बहुमत से विधेयक पारित होने के बाद कम से कम आधे राज्यों का विधानमंडल अनुमोदन कर दे। यहां विधानमंडल से तात्पर्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन से है। यानी संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, इतने मजबूत हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं, उसमें राज्यों का हित जुड़ा हुआ है कि अगर संसद ही करेगी तो राज्यों के हित को खराब कर सकती है। जैसे इस समय सरकार में जो लोग बैठे हैं, आज मोदी सरकार में 2023 में, उसमें केरला का कोई सांसद उनके साथ नहीं है, क्योंकि केरल से न तो बीजेपी का कोई सांसद है, न किसी ऐसे पार्टी का है जो एनडीए में है। अब अगर संविधान में कोई ऐसा संशोधन कर दें आज की संसद, वहां की सरकार के कहने से, कि केरल राज्य ही खराब हो जाए, पूरी तरह से संविधान में सिस्टम खराब कर दें, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए अगर राज्यों को प्रभावित करने वाला कोई संशोधन है तो उसमें आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। अब ये कौन कौन से प्रावधान हैं जिनमें आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए? सबसे पहला है अनुच्छेद 54 और 55, आर्टिकल 54, 55, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति के चुनाव में न केवल संसद भाग लेती है यानी केंद्र भाग लेता है, बल्कि भारत के सभी राज्यों में और संघ शासित प्रदेशों में जितनी विधानसभाएं हैं उन सबके सदस्य यानी सभी एमएलए भी भाग लेते हैं। सभी चुने हुए सांसद, सभी चुने हुए एमएलए ये भाग लेते हैं किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। तो अगर संसद अकेले बदलाव कर देगी, राज्यों का हित कम अधिक कर देगी, तो दिक्कत हो सकती है। इस नाते राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान में संशोधन अगर करना है तो न केवल संसद अकेले करेगी, बल्कि उसके कर देने के बाद कम से कम आधे राज्यों का समर्थन मांगा जाएगा। दूसरा है संघ एवं राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ मतलब केंद्र और राज्य मतलब कोई भी राज्य। तो संघ अथवा राज्य, ये संघ और ये राज्य, किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार संघ का अनुच्छेद 73 में और राज्य का अनुच्छेद 162 में दिया गया है। अब इनमें से किसी के भी शक्ति का विस्तार करना है, केंद्र की शक्ति का विस्तार भी करना होगा तो राज्यों का समर्थन चाहिए। बहुत अजीब बात है ये, क्यों? इसलिए क्योंकि भाई इलाका पूरा विषय का यही है, ये केंद्र बनाया गया,
केंद्र की शक्तियां हैं, ठीक। अब मान लेते हैं इसको हमने ऐसे रंग दिया। अब इसी में कुछ विषय ऐसे हैं जो राज्य के पास हैं। अब इसी में से कुछ विषय ऐसे हैं जो राज्य के पास हैं। तो जब आप इसमें बदलाव करेंगे, चाहे संघ के लिए करिए या राज्य के लिए, तो दूसरे की शक्ति प्रभावित होगी ना। शक्ति सबकी है, संतुलन बना हुआ है। तो अगर केंद्र अपनी शक्ति बढ़ा देगा तो राज्य की शक्तियां डाउन हो जाएंगी। इस नाते चाहे केंद्र की कार्यपालिकी शक्ति बढ़ानी हो या राज्य की कार्यपालिकी शक्ति बढ़ानी घटानी हो, केवल संसद ही संशोधन नहीं करेगी, बल्कि तभी संशोधन होगा जब आधे राज्यों का समर्थन भी मिल जाए। इसी तरह से दोनों की विधायी शक्तियों में अगर संशोधन आए, भाग 11 के अध्याय 1 और अनुसूची 60, अगर जो विषयों का विभाजन है, किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, वही तो हुआ है दिल्ली में। सोच लीजिए, ट्रांसपोर्ट विभाग के सचिव को बदलने की शक्ति किसको है संविधान के तहत? जिसके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली का किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास है। लेकिन अध्यादेश के जरिए उन्होंने कह दिया कि नहीं, इसका सचिव को हम नियुक्त करेंगे, बदलेंगे। होना क्या चाहिए था? संविधान संशोधन होना चाहिए था। अध्यादेश से पारित कर लिया। सामान्य विधेयक अध्यादेश पहले पारित किया, फिर इसको सदन में सामान्य बहुमत से पारित करवा लिया। सुप्रीम कोर्ट हट गया, पीछे हट गया। अब ये सब क्यों हो रहा है, सब जांचना और जानना हम सबका काम है, अकेले मेरा नहीं। तो जब कभी केंद्र और राज्य की जैसे कार्यपालिकी शक्तियों का, चाहे केंद्र की या राज्य की बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो अकेले संसद संशोधन नहीं करेगी, बल्कि आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। उसी तरह से चाहे केंद्र यानी संसद या राज्य अर्थात राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों में अगर बदलाव करना है, तो फिर वह बदलाव भी संसद अकेले नहीं कर पाएगी, बल्कि राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी चाहिए। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 3 संघ शासित प्रदेशों में भी विधानसभाएं हैं, जिसमें एक जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हो ही नहीं पाया है। 4 साल बीतने जा रहा है, जिनमें से एक जम्मू कश्मीर में जो संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया है, दुर्भाग्यवश। जी हाँ, अनुच्छेद 370 हटाना अलग बात है, लेकिन राज्य का दर्जा हटा करके उसको संघ शासित बना देना ये ठीक नहीं था। ये कोई भी संविधान प्रेमी कहेगा ठीक नहीं है। तो जम्मू कश्मीर भले संघ शासित प्रदेश है, जब बदलाव हुआ था तो वहां विधानसभा के गठन का प्रावधान है, लेकिन अभी चुनाव नहीं हुआ है। 2019 से 2023 4.5 साल, लगभग 4.25 साल बीत गए। और दिल्ली, पुदुचेरी, तो 3 विधानसभाएं ये 28 राज्यों की 31 विधानसभाएं आपके देश में है। 31 में से अगर 16, कम से कम 16 विधानसभाओं द्वारा इनमें से किसी विषय पर संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन को अनुमोदन करना होगा। जब वो अनुमोदन कर देंगी तो ये जो संसद ने पारित किया है इनमें से किसी विषय पर, उसे मान्य मान लिया जाएगा। तो फिर से देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति में कोई बदलाव, संघ या राज्य की कानून बनाने की शक्ति में कोई बदलाव, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका संघ अथवा राज्य की होती ही नहीं है दोस्तों, वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। इसी नाते जब कहेंगे मोदी जी कि हम चुनाव जीत कर आए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करेंगे, तो आम लोग तो समझ नहीं पाएंगे। जो लोग कॉलेजियम का विरोध करते हैं उनको भी लगेगा हाँ ठीक ही कर रहे हैं। नहीं, ठीक नहीं कर रहे हैं। ये जो विषयों का विभाजन हो रहा है, अगर इसमें कोई घालमेल करे, एक दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करे, तो यही तो है जो संघ और राज्य में बटा नहीं है। ये स्वतंत्र है, अलग है, ये जांच करेगा। ये चाहे संघ हो या राज्य हो, इनके पास जाएंगे और ये दोनों का मुकदमा सुनकर निर्णय करेंगे। इसीलिए क्योंकि हमारी न्यायपालिका संघ और राज्य के बीच के टकराव के मुकदमे को सुनती है और निर्णय देती है, इसलिए ही तो उसे स्वतंत्र रखा गया है। और उसको इतना ज़्यादा स्वतंत्र रखा गया कि उसमें संशोधन भी करना होगा तो संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन भी आवश्यक होगा। क्योंकि न्यायपालिका जितना संघ की है उतनी ही राज्यों की है, उतनी ही नागरिकों की है, उतनी ही व्यक्तियों की है। तो इतना आसानी से केंद्र सरकार अपने हिसाब से कोई बदलाव न कर पाए, इसलिए व्यवस्था की गई है। और ऐसी ही व्यवस्था आज के समय में समझिए तो न्यायपालिका को बचा कर रख पा रही है, भले वो काम उतना न कर पाए। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अनुसूची 4, राज्यसभा में हर एक राज्य से सांसद जाते हैं। आप सुनते होंगे लोकसभा के सदस्य,
और राज्यसभा के सांसद सदस्य। तो हर एक राज्य के प्रतिनिधि जाते हैं, विधानसभा के सदस्य लोग वोट देते हैं, एमएलए वोट देते हैं। तो उसमें अगर गड़बड़ कर दी जाएगी अकेले संसद द्वारा तो ठीक नहीं होगा ना। जैसे केरल में विधानसभा किसकी है? वामपंथी पार्टी की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, राजस्थान में बीजेपी की अब आ गई, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में कांग्रेस की। तो जहां जिसके विधायक ज्यादा होंगे, जिस अनुपात में होंगे, उस अनुपात में वहां से राज्यसभा सांसद जाएंगे। ये तो पार्टियों की बात हो गई। लेकिन मैंने जो पार्टियों की बात की इसलिए की, तो अगर संसद में बहुमत की शक्ति का प्रयोग करके मोदी सरकार इन प्रदेशों की राज्यसभा सीटों को कम कर दे और जहां जहां भाजपा की विधानसभा सदस्य हैं वहां की सीटें बढ़ा दे, तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना। ये भाजपा और कांग्रेस की सीटें नहीं हैं, ये इलाकों की सीटें हैं। इस नाते किसी भी पार्टी की सरकार बैठेगी इसको घटा बढ़ा नहीं सकती जब तक कि आधे राज्य भी सहमत न हो जाए। अब तक ऐसा बदलाव कभी किया नहीं गया है। एक नया जोड़ दिया गया है, जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A। इसमें भी अगर बदलाव करना है तो आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन भी संसद के विशेष बहुमत के बाद मिलना जरूरी है। जीएसटी काउंसिल, ठीक है, माल एवं सेवा कर परिषद। जीएसटी काउंसिल में क्यों दोनों मिलकर बदलाव करेंगे? क्यों संसद अकेले नहीं कर पाएगी, केंद्र अकेले नहीं कर पाएगा? इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि जीएसटीसी दोनों के लिए कर की वसूली कर रहा है, दोनों के लिए कर वितरित करेगा। इस नाते इसमें दोनों की सहमति आवश्यक है। तो दोस्तों, आपने यह समझ लिया कि भारत के संविधान के किस भाग के किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिखी है, किस किस तरीके से संशोधन होता है। एक आखिरी बात बतानी इसमें बाकी है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि सभी प्रावधानों में संशोधन नहीं हो जाएगा। जैसे आप कहेंगे कि ठीक है सर, संसद में मोदी जी का बहुमत है और आधे से अधिक राज्यों में भी उनका बहुमत है ही, तो दोनों मिला करके केरला की, तेलंगाना की, पंजाब की, बिहार की, हिमाचल की राज्यसभा सीटें शून्य कर दें। तो क्या ऐसा हो जाएगा? बहुमत तो उनका सदन में भी यह 2/3 मिल जाएगा और राज्यों में भी 15 से अधिक राज्य उनको दे ही देंगे। तो 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात तो कह दी है। हर समय सुप्रीम कोर्ट की आलोचना ही मत करिए, आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर पाता है आपके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में आपको जो संशोधन की शक्ति दी गई है और जो शर्त है कि इतना बहुमत होगा तब करेंगे, इस शर्त को पूरा करके भी आप संविधान को बर्बाद नहीं कर सकते। जो संशोधन करेंगे वो संविधान को आगे ले जाने की दिशा में होना चाहिए, उसे तोड़ देने की दिशा में अगर है तो हम ऐसे संशोधन को शून्य घोषित कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की निगरानी करता रहता है, रखवाली करता रहता है। तो तब से मैं यह कहता हूं कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाता है। शेष प्रावधानों में 2/3 बहुमत से संसद संशोधन करती है और कुछ आपवादिक ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संसद का 2/3 बहुमत मिल जाने के बाद कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं, व्यवस्था है जिसमें संशोधन किया ही नहीं जा सकता। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में कही थी। ननीपाल की वाल के तर्कों को स्वीकार करते हुए और ऐसे नियमों को हम संविधान का आधारभूत ढांचा कहते हैं, उसमें छेड़खानी करने की अनुमति संसद को संपूर्ण बहुमत से भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। अब तक संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। सबसे आखिरी संशोधन महिला आरक्षण बिल का हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।